हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र से है। और इस वीडियो में सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि देखिए सीटेट सितंबर के लिए सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू जितना हो सके उतना अपने पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आइए देखिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के, बिना आपका टाइम गंवाए। तो चलिए आइए देखिएगा, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है, कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। तो किसके अतिरिक्त हैं? कि शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करें, इसके अतिरिक्त है। या शिक्षार्थी बंदेज की रंगाई में उपयोग हुई तकनीकी की सराहना करें, या शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, या फिर बंदेज की रंगाई का हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना। तो देखिए, यहाँ पे स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने का जो मुख्य उद्देश्य है, तो विद्यार्थियों को कला और शिल्प का व्यवहारिक अनुभव देना तथा कारीगर के कौशल की सराहना करना है, न कि स्थानीय भाषा सिखाना है। क्योंकि स्थानीय कारीगर को बुलाने के पीछे ये उद्देश्य होते हैं कि विद्यार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करें। और ऑप्शन नंबर ए बी जो है, तो ए बी में देखिएगा कि बंदेज की रंगाई की तकनीकी को समझे और उसकी सराहना करें। और विकल्प बी, स्वयं हाथों से रंगाई करने का अनुभव प्राप्त करें। और ये सभी उद्देश्य कार्यशाला के सीधे परिणाम हैं। इसके विपरीत जो है, तो इसके विपरीत स्थानीय भाषा सीखना एक गौण लाभ हो सकता है, परंतु यह कारीगर को आमंत्रित करने का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। अतः दिए गए विकल्पों में देखिए कि स्थानीय भाषा सीखने में मदद शेष 3 के अतिरिक्त जो है, तो इनमें शामिल नहीं है। इसलिए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया, और स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से, तो इसके अतिरिक्त यानी कि किसके अतिरिक्त जो है सारे उद्देश्य हैं। तो देखिए, ये हैं शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा में मदद करना, यानी कि इसके अतिरिक्त जो है तो सभी हैं। इसलिए इस लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो कि प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। तो एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो एक ईवीएस शिक्षक के रूप में धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें, या फिर केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे, या फिर सी है कि उन्हें एक लक्ष्य तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या फिर डी है कि उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। तो देखिए कि विस्थापित शिक्षार्थियों को नए वातावरण में ढलने में कठिनाई होती है, क्योंकि शिक्षक को उन्हें अन्य बच्चों से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए और उनकी कहानियों को साझा करने में आपसी विश्वास और सहानुभूति बनती है। और इससे सामाजिक संपर्क से भाषा, आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार भी होता है, और यह विधि स्वाभाविक समायोजन को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे दूसरों से संवाद करके समायोजन और अधिगम सीखते हैं। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, संसाधन के रूप में समुदाय का उपयोग करने का तर्क यह है कि, तो संसाधन के रूप में समुदाय का उपयोग करने का क्या तर्क है? कि यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है, या फिर यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और प्रसारित करने में मदद करता है, या फिर समुदाय की अपने बच्चों के अधिगम में हिस्सेदारी होती है और
इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है, या ऑप्शन नंबर डी है कि शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज हो जाता है। तो देखिए कि संसाधन के रूप में समुदाय का उपयोग करने का तर्क यह है कि समुदाय की अपने बच्चों के अधिगम में हिस्सेदारी होती है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए समुदाय को शिक्षण संसाधन के रूप में उपयोग करने का मुख्य कारण यह है कि समुदाय के सदस्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से रुचि रखते हैं और उनकी भागीदारी आवश्यक है। क्योंकि समुदाय के पास स्थानीय ज्ञान, संस्कृति और अनुभव होते हैं जो बच्चों के सीखने को समृद्ध बना सकते हैं। क्योंकि समुदाय का बच्चों के अधिगम में निवेश होता है, इसलिए उन्हें विद्यालयी गतिविधियों में शामिल करना चाहिए और यह भागीदारी विद्यालय और समुदाय के बीच मजबूत संबंध विकसित करने में मदद करती है। इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। अब यह क्रियाकलाप डाट डाट का विकास करने में सहायक होगा। तो यह क्रियाकलाप किस चीज़ का विकास करने में सहायक होगा? पूर्वानुमान और गणना कौशल के विकास में सहायक होगा, या आंकड़ों के अभिलेखन में सहायक होगा, या अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ में सहायक होगा, या भूदृश्यों को खींचने का कौशल करने में सहायक होगा। तो देखिए यहाँ पे कि जब छात्र अपनी कक्षा एक मानचित्र खींचते हैं, जब छात्र जो है तो अपनी कक्षा का मानचित्र खींचते हैं, तो वे कमरे में विभिन्न वस्तुओं जैसे कि डेस्क, बोर्ड, दरवाजे की स्थिति और उनके आपसी संबंध को देखते हैं। और इस गतिविधि में छात्रों को दिशा निर्देश जैसे कि बाएं, दाएं, आगे, पीछे और वस्तुओं के सापेक्षिक स्थान का अनुमान लगाना होता है। और यह प्रक्रिया अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन और सापेक्ष स्थिति यानी कि रिलेटिव पोजीशन की समझ को मजबूत करती है। और यह कौशल भूगोल, गणित और विज्ञान में समस्या समाधान में भी सहायक होती है। क्योंकि देखिए कि मानचित्र बनाने से स्थानिक सोच विकसित होती है, जिसमें चीज़ों की दिशा और उनके एक दूसरे के सापेक्ष स्थान को समझना शामिल होता है। अतः आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की। जब आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र बनाने को कहा, तो यह क्रियाकलाप कहा जा रहा है कि डाट डाट के विकास में सहायक होगा। तो देखिए यह क्रियाकलाप अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ में सहायक होगा। अतः आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो पाठचर्या के विकास के लिए क्या है जो कि मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? अब ऑप्शन देखिए। पहला वाला ऑप्शन है कि विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, ये नहीं है। या सेकंड है कि सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए। या थर्ड है कि परीक्षा को आसान बनाना। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि पाठ चर्चा को समृद्ध करना ताकि यह पाठ पुस्तकों तक सीमित न रहे। तो देखिएगा यहाँ पे कि पाठचर्या के विकास के लिए मार्ग सिद्धांत नहीं है, यानी क्या चीज़ है जो कि पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि परीक्षा को आसान बनाना। क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठचर्या विकास के 5 सिद्धांत हैं। पहला है विद्यालय ज्ञान को बाह्य यानी कि बाह्य ज्ञान से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो अर्थात जो है समझ आधारित हो, और पाठचर्या को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए समृद्ध करना जो कि पाठ पुस्तकों तक सीमित न हो। और उसके बाद है कि परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और कक्षा जीवन से एकीकृत करना। उसके बाद देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अतिव्यापी पहचान का पोषण करना। जबकि देखिए परीक्षा को आसान बनाना तो इन सिद्धांतों में शामिल नहीं है। असली सिद्धांत परीक्षा को लचीला और एकीकृत बनाने पर जोर देता है, न कि केवल आसान बनाने पर। अतः आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय डाट डाट से बचना चाहिए। तो ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय किस चीज़ से बचना चाहिए? जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग से बचना चाहिए, या अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से बचना चाहिए,
या फिर आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से बचना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी है कि आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से बचना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि ईवीएस में, तो ईवीएस आकलन में बच्चों की समझ के अनुसार सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि तकनीकी भाषा से बचना आवश्यक है। और शिक्षार्थियों का आकलन करते समय शिक्षक को बच्चों के स्तर की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तकनीकी शब्दों के कारण बच्चे प्रश्नों को नहीं समझ पाते हैं और मूल्यांकन इससे गलत हो जाता है। और ईवीएस में समूह आकलन जैसे घटना रिकॉर्डिंग जैसी विधियाँ उपयोगी हैं, पर भाषा हमेशा सरल रखनी चाहिए। इसलिए देखिएगा, तो इसलिए आकलन के दौरान तकनीकी भाषा से बचना आवश्यक है। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय, तो ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय हमें तकनीकी भाषा के उपयोग करने से बचना चाहिए। अतः आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि रोनाल्ड रास के बारे में कक्षा 5 में कहानी है, जिनको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलते हैं। और उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया और मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। अब रोनाल्ड रास की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो रोनाल्ड रास की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का उद्देश्य शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना है, शिक्षार्थियों को कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करना है, या शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना है, या डी है कि विज्ञान के इतिहास की सराहना करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है कि ए बी सी, सेकंड है ए सी डी, थर्ड है बी सी डी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि ए बी डी। देखिए जहाँ जहाँ विकल्प बी है उसको आप हटा दीजिए, बी वाला जो है ऑप्शन नहीं होगा, अभी बताएंगे क्यों नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी जो है बी है, इसलिए ये तीनों विकल्प नहीं होंगे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ए में है कि विद्यार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे कि अवलोकन और प्रयोग को समझने में मदद करना है, और सी है कि उन्हें विभिन्न खोजों को रोमांचक कहानियाँ एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उसके बाद डी है कि विज्ञान के इतिहास की सराहना करना है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, तो बी में दिया जा रहा है कि शिक्षार्थियों को कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करना। तो कहानियाँ लिखने की प्रेरणा भाषा और साहित्य से संबंधित है, ना कि देखिए ये ईवीएस के मुख्य उद्देश्य है। अतः बी वाला ऑप्शन इसीलिए गलत हो जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी डी। तो ए सी डी ये है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें कहा जा रहा है कि भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत कला चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप का जो है सुझाव देंगे, या यात्रा पर कविता का, या यातायात के साधनों पर मॉडल यानी प्रतिमान का, या फिर फोर्थ है कि बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव का। तो देखिए कि बच्चे अपने अनुभव से सबसे अच्छा सीखते हैं, और हर अनुभव मस्तिष्क में एक अस्थायी चित्र या संबंध बनाता है। और यात्रा थीम को पढ़ाते समय बच्चों के अपने यात्रा अनुभव का उपयोग करने से वे विषय से जुड़ते हैं, और यह उनके पिछले ज्ञान से जोड़ता है और ध्यान बढ़ाता है। जबकि देखिए श्रव्य दृश्य क्लिप कविता या मॉडल की तुलना में बच्चों के अपने अनुभव जो होते हैं तो वो ये अधिक प्रभावशाली होते हैं, और इससे अनुशासन संबंधी समस्याएं भी कम होती हैं, क्योंकि बच्चे इसमें रुचि लेते हैं। अतः जो है सबसे सही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव, यानी कि जब भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत कला चाहते थे, आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कि कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त यही होगा ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव।
अब देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है ईवीएस कक्षा में छात्रा पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। अब एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? तो देखिए कि जब ईवीएस कक्षा में छात्रा पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है। ईवीएस की कक्षा में एक छात्रा जो है तो भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा कर रही है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। अब एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसा जवाब देंगे? यानी कि उस छात्रा को आप क्या जवाब देंगे कि वो भिखारी का लड़का क्यों स्कूल नहीं जाता है? ऑप्शन देखिएगा। पहला वाला ऑप्शन है कि आप उसे सुनेंगे पर अपनी पाठ योजना तक सीमित रखेंगे, या पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे, या फिर इस विषय पर शिक्षार्थी के साथ अलग से चर्चा करेंगे, या उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए कि एक शिक्षक को छात्र के सहज अवलोकन को प्रोत्साहित करना चाहिए और उसे कक्षा चर्चा का अवसर बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि सामाजिक संवेदनशीलता और सहयोगात्मक सीखने का विकास होता है। क्योंकि जब सबसे पहले छात्र ने पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपना अवलोकन साझा किया और यह एक मूल्यवान अवसर है, इसलिए शिक्षक को उसकी सराहना करनी चाहिए। इसके बाद पूरी कक्षा में इस विषय पर खुली चर्चा करनी चाहिए। चर्चा से बच्चे गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को समझ सकते हैं और शिक्षक को पाठ्य योजना पर अड़े रहने के बजाय छात्रों की जिज्ञासा को प्राथमिकता देनी चाहिए और अलग से चर्चा करने से पूरी कक्षा के लिए सीखने का मौका खत्म हो जाता है और भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करना यहाँ उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह एक विशेष मामला है। अतः जो है इसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इसकी आप चर्चा करेंगे। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि तो खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि वे कक्षा की एक रस्ता से विराम प्रदान करती हैं, या फिर वे शिक्षार्थियों को मज़े करने का समय प्रदान करती हैं, या वे शिक्षार्थियों को अपने आप स्वरूप खोजने देती हैं, या डी है कि इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। तो देखिए कि खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि देखिए तो क्योंकि ये शिक्षार्थियों को अपने आप स्वरूप खोजने देती हैं। खेल और पहेलियाँ बच्चों को सक्रिय रूप से जोड़े रखती हैं और उन्हें स्वयं खोज कर सीखने के अवसर देती हैं, क्योंकि खेल और पहेलियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं, बल्कि ये बच्चों को कक्षा में निष्क्रिय श्रोता नहीं बनने देती, बल्कि ये उन्हें स्वयं देखने, जांचने और समझने का मौका देती हैं। और जब बच्चे खेल खेल में किसी पहेली को सुलझाते हैं तो वे अपने आसपास की दुनिया के पैटर्न और संबंधों को वे खुद खोज लेते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि किसी खेल के चीज़ों को क्रमबद्ध करना या पहेली में मिलते जुलते तत्वों को जोड़ना, और ये बच्चे को तार्किक सोच सिखाता है और यह प्रक्रिया ज्ञान के निर्माण का आधार है और इसमें बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि वे शिक्षार्थियों को अपने आप स्वरूप खोजने देती है।